इतिहास उस बात का गवाह है जब जब इंसान ने सोचा है कि उसने ब्रह्मांड को पूरा समझ लिया, तब कुछ ऐसा हुआ है कि उसकी सारी सोच धरी की धरी रह गई। अब तक हम यही मानते थे कि हमारी दुनिया में बस 3 डायमेंशन है, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ वही 3 देख पाती हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी का कहना है कि इस दुनिया में 10 से भी ज्यादा डायमेंशंस हैं जो हमारी नजरों से छुपे हैं। शायद हमारी आंखें ही उन्हें देखने के लिए नहीं बनी। साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें से एक ऐसा डायमेंशन भी हो सकता है जहाँ टाइम सीधी लाइन में नहीं चलता, जहाँ भूत, भविष्य और वर्तमान का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कोई सा भी डायमेंशन किसी भी डायमेंशन में इंटरफेयर कर सकता है। और एक दिन ऐसा हुआ भी। एक दिन समय का वो छुपा हुआ डायमेंशन खुल गया। इसके बाद जो हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कहानी शुरू होती है 1969 से। न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर एक ट्रक ड्राइवर पेट्रोल से भरा टैंकर लेकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान सड़क से ज्यादा रेडियो पर था, जिसमें न्यूज चल रही थी कि शहर में एक खतरनाक सीरियल किलर का खौफ फैला हुआ है। पुलिस ने उसे नाइटिंगेल नाम दिया था क्योंकि वो हॉस्पिटल के नर्सों को ही टारगेट करता था। अब तक वो 3 नर्सों का खून कर चुका था और पुलिस को अब तक उसकी शक्ल तक नहीं पता चल पाई थी। इसी न्यूज के चक्कर में ड्राइवर का ध्यान भटका और टैंकर पलट गया ठीक एक मैन होल के ऊपर। उस वक्त मैन होल के नीचे 2 इलेक्ट्रिशियंस बिजली ठीक कर रहे थे और पेट्रोल बहकर नीचे उनके ऊपर जा रहा था और जरा सी भी चिंगारी से सब तबाह हो सकता था। तभी बिना किसी देरी के फायर फाइटर्स की एक टोली वहां पहुंची। उनके साथ था फ्रैंक सुलिवान, एक जबरदस्त फायर फाइटर जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन दोनों इलेक्ट्रिशियंस को आखिरी सेकंड में बचा लिया। फ्रैंक अपनी बहादुरी के लिए पूरे शहर में फेमस था। लड़कियां तो उस पर फिदा थी, लेकिन फ्रैंक की जिंदगी बस 2 लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसकी बीवी जूलिया और उसका 6 साल का बेटा जॉन। जूलिया हॉस्पिटल में नर्स थी और अपने मरीजों की तरह अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखती थी। जॉन के लिए उसके पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। उनका रिश्ता सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि 2 जिगरी दोस्तों जैसा था। उस जमाने में फ्रैंक के पास एक हैम रेडियो था जिससे वो और जॉन मिलकर दूर दूर से अनजान लोगों से बात करने की कोशिश करते थे। ये देखकर जूलिया का दिल भी पिघल जाता था। फिर आई 12 अक्टूबर 1969 की वो रात। फ्रैंक घर के बाहर सिगरेट पी रहा था। तभी उसने आसमान में कुछ अजीब देखा। एक जबरदस्त खूबसूरत नजारा था, ऑरोरा बोरियालिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स। वो रंग बिरंगी चमक जो आमतौर पर सिर्फ नॉर्थ पोल के पास दिखती है, लेकिन उस रात न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी ये नजारा फैल गया था। ये कोई आम बात नहीं थी। ऑरोरा तब बनता है जब सूरज की तेज एनर्जी निकलती है जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये सोलर विंड सूरज से निकलने वाली गर्म हवा की तरह है जिसमें लाखों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये चार्ज पार्टिकल्स धरती के पास पहुंचते हैं तो आसमान में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं और वो चमकने लगते हैं। यही चमक हमें हरे नीले गुलाबी रोशनी के रूप में दिखती है। और एरो की खासियत ये भी है कि इस दौरान धरती का एरोस्फीयर इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है कि वो एक बड़ा रेडियो रिफ्लेक्टर बन जाता है। इसमें रेडियो सिग्नल्स बहुत दूर तक बाउंस होकर जा सकते हैं। आमतौर पर सोलर विंड को धरती का मैग्नीट्यूड फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ मोड़ देता है, इसीलिए ऑरोरा सिर्फ वहीं दिखता है। लेकिन उस रात सूरज पर एक जोरदार सोलर स्टॉर्म आया था जिसने धरती के मैग्नेटिक फील्ड को इतना हिला दिया कि ऑरोरा न्यूयॉर्क तक पहुंच गया। फ्रैंक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपने हैम रेडियो पर बैठ गया, किसी दूर के सिग्नल को पकड़ने की उम्मीद में। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी 30 साल आगे बढ़ गई। 12 अक्टूबर 1999। फ्रैंक का छोटा जॉन अब 36 साल का हो चुका था और एक तेज तर्रार पुलिस डिटेक्टिव बन गया था। क्रिमिनल्स को पकड़ने में वो माहिर था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी ठहरी हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वो अपने अतीत के एक दर्द से उभर नहीं पाया था। कहानी वापस पास्ट में जाती है। 12 अक्टूबर 1969, वो दिन जब उसके पापा फ्रैंक की मौत हो गई थी। तब जॉन सिर्फ 6 साल का था। फ्रैंक बुकलिन के एक बस्टन वेयर हाउस में लगी भयानक आग को बुझाने गया था, लेकिन वहां से सिर्फ उसकी जली हुई लाश लौटी। उस दिन ने जॉन से सिर्फ उसके पापा को ही नहीं छीना बल्कि उसकी जिंदगी का सहारा और उम्मीद भी खत्म कर दी। 36 साल बाद भी वो जख्म इतना गहरा था कि उसके घर आज भी फ्रैंक की यादों से भरा हुआ है। वही पुरानी तस्वीरें, बेसबॉल की ट्रॉफी और वही टेबल जहां फ्रैंक अपने हैम रेडियो से दुनिया से बात करता था। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। आज रात 12 अक्टूबर 1999 था, यानी फ्रैंक की डेथ एनिवर्सरी। इत्तेफाक देखिए, आज भी आसमान में वही ऑरोरा दिख रहा था जैसा 36 साल पहले दिखा था। जॉन अपनी माँ जूलिया से मिलकर घर लौटा तो देखा कि उसका बचपन का दोस्त गार्डो अपने बेटे के साथ उससे मिलने आया है। गपशप के बीच गार्डो के बेटे ने फ्रैंक का पुराना हैम रेडियो ढूंढ निकाला। जॉन उसे देखकर इमोशनल हो गया। थोड़ी देर बाद गार्डो और उसका बेटा चले गए। रेडियो ऑन था और जॉन टीवी देख रहा था। तभी रेडियो पर एक आवाज आई, CQ15 कम इन।
कोई सुन रहा है? अब ये सुनकर जॉन माइक्रोफोन के पास गया और बोला, हेलो, मैं क्विंस न्यूयॉर्क से जॉन बोल रहा हूँ, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, यार मुझे तो लगा था कि हैम रेडियो से चाइना जापान तक बात हो सकती है, लेकिन तू तो मेरे ही शहर से बोल रहा है। वैसे जॉन, अगर तू क्विंस से है तो 69 के न्यूयॉर्क बेसबॉल सीरीज को तो देख ही रहा होगा। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहा है यार? ये सुनकर जॉन चौंक गया, बोला, क्या मजाक कर रहा है यार? 1969 की बेसबॉल सीरीज, 30 साल पुराना मैच, वो अब मैं क्यों देखूंगा? दोनों तरफ खामोशी छा गई। तभी जॉन ने कुछ अजीब सुना। रेडियो पर बात करने वाले शख्स ने अपने बेटे को लिटिल चीफ बुलाया। जॉन के होश उड़ गए, क्योंकि बचपन में उसके पापा फ्रैंक उसे इसी नाम से बुलाते थे। जॉन ने पूछा, वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? जवाब सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फ्रैंक सुलिवन। जॉन को पहले तो लगा कि उसका दोस्त गार्डो मजाक कर रहा है। उसने कहा, गार्डो, ये बहुत घटिया मजाक है दोस्त, कल तू मेरे हाथों पिटेगा। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, गार्डो? वह पड़ोस का लड़का गार्डो? मेरी आवाज क्या तुम्हें बच्चों जैसी लग रही है? मैं सचमुच में फ्रैंक सुलिवन हूँ। तू बता, तू कौन है और आखिर इतना डिटेल में कैसे जानता है मेरे पड़ोस के बारे में? जॉन गुस्से में बोला, बकवास मत कर। फ्रैंक सुलिवन मेरे पापा थे, जो आज से 30 साल पहले मर चुके हैं। मैं उनका बेटा जॉन सुलिवन हूँ और अभी उनके ही घर क्वींस न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर सामने का सीन देखकर जॉन दंग रह गया। रेडियो पर सचमुच फ्रैंक ही बात कर रहा था, 30 साल पीछे से। दरअसल ये सब उस ऑरोरा बोरिलियस की वजह से हुआ था, जिसने समय का एक छिपा हुआ डायमेंशन खोल दिया था। रेडियो सिग्नल 30 साल पीछे ट्रांसमिट हो रहा था। दोनों के लिए ये यकीन करना मुश्किल था। घबराहट से फ्रैंक के हाथ से सिगरेट टेबल पर गिर गई, जो एक ज्वलनशील सॉल्यूशन पर गिरी और टेबल जलने लगी। फ्रैंक ने फौरन आग बुझाई, लेकिन उसी वक्त 30 साल बाद जॉन उसी टेबल पर बैठा था और उस टेबल पर वही जलने का निशान उभर आया। जॉन समझ गया कि वो अपने पापा से ही बात कर रहा है। आपने टेबल जला दिया ना? मैं यहाँ देख सकता हूँ। ये सुनकर फ्रैंक के होश उड़ गए। उसे लगा कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो चिल्लाया, जो भी हो, मेरे परिवार से दूर रह, वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जॉन ने जवाब दिया, लेकिन डैड, इसके लिए आपको जिंदा रहना होगा। कल 12 अक्टूबर 1969 को बक्सटन वेयर हाउस में आग लगेगी। आप उसे बुझाने जाओगे तो आप मर जाओगे। फ्रैंक बोला, क्या बकवास है, 12 अक्टूबर तो आज है। जॉन ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आग बुझाने जाओ तो खिड़की वाला रास्ता मत चुनना। याद रखो, खिड़की वाला रास्ता मत चुनना, दूसरी तरफ से निकलना। लेकिन फ्रैंक ने गुस्से में रेडियो बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि उसे कोई बेवकूफ बना रहा है। अगली सुबह फ्रैंक को खबर मिली कि बक्सटन वेयर हाउस में सचमुच आग लगी है। अब ये सुनकर उसे जॉन की बात पर थोड़ा यकीन तो हुआ। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। आग जबरदस्त थी। एक औरत चीखती हुई उसके पास आई कि उसकी बेटी ऊपरी मंजिल पर फंसी हुई है। फ्रैंक डर गया, लेकिन अपने फर्ज से पीछे नहीं हटा। वो अंदर गया, बच्ची को बचाया और खिड़की तक पहुंचा, लेकिन फायर ट्रक की लैडर खराब हो गई। तभी उसे जॉन की बात याद आई। उसने दूसरा रास्ता चुना और वेंटिलेशन से स्लाइड करके बाहर निकल आया। इधर प्रेजेंट में जॉन अपने दोस्त गार्डो और चीफ सेज के साथ बार में शराब पी रहा था। सेज फ्रैंक का पुराना दोस्त था। वो फ्रैंक की यादों में डूबे थे। जॉन ने पिछली रात की बात को ख्वाब समझकर भुला दिया, लेकिन अचानक उसके दिमाग में नई नई यादें बनने लगी। पापा के साथ बड़े होने की, स्कूल जाने की, खेलने की। अब अपने दिमाग में इतनी सारी हलचल देखते हुए जॉन के हाथ से गिलास छूट गया और वो चिल्लाया, मेरे डैड 30 साल पहले आग में नहीं मरे। गार्डो और सेज उसे अजीब नजरों से देखने लगे। गार्डो बोला, हमें पता है जॉन, तेरे पापा तो 10 साल पहले कैंसर से मरे थे। जॉन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि उसने सचमुच में अपने पापा से ही बात की थी और उन्होंने उसकी बात मानकर अपनी मौत टाल दी। अब जॉन की यादों में फ्रैंक की मौत कैंसर से थी, क्योंकि वो सिगरेट की लत छोड़ नहीं पाए थे। पास्ट में फ्रैंक बच्ची को बचाकर बाहर आ चुका था। उसे पता चला कि जिस कमरे से वो लैडर का इंतजार कर रहा था, वहां धमाका हुआ था। अगर वो रुकता तो मर जाता। अब उसे भी यकीन हो गया कि रेडियो पर उसका बेटा ही था। वो घर पहुंचा और जॉन से दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। यहाँ प्रेजेंट में जॉन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। घर लौटने पर उसने देखा कि सारी तस्वीरें बदल गई थी। अखबार में फ्रैंक की मौत की खबर की जगह उनकी बहादुरी की तारीफ थी। टेबल पर लिखा था, मैं जिंदा हूँ चीफ। जॉन की आंखें भर आई। फ्रैंक और जॉन फिर से जुड़ गए। दोनों ने घंटों बात की। जॉन ने भविष्य की सारी बातें बताई, कौन सी बेसबॉल टीम जीतेगी, फ्रैंक कब अपनी फेवरेट कार खरीदेगा। आखिर में उसने कहा, डैड, आपकी सिगरेट की लत आपको कैंसर देगी, इसे छोड़ दो,
ताकि मैं आपको भविष्य में अपने साथ देख सकूं। अब जॉन ने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। पास्ट में फ्रैंक जूलिया से मिलने हॉस्पिटल गया। जूलिया एक पेशेंट का इलाज कर रही थी। अब अपने पति को हॉस्पिटल में पाकर फ्रैंक को देखकर वो उसे गले लगाने दौड़ी, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका जूनियर पेशेंट को गलत इंजेक्शन लगा रहा था। जूलिया ने उसे रोका और पेशेंट की जान बचाई। इधर 1999 में जॉन को एक अजीब सपना आया। सपने में किसी की मौत हो गई थी और उसका फ्यूनरल था। नन्हा जॉन डर कर रो रहा था। सपने में उसे अपनी माँ का लॉकेट दिखा। जॉन पसीने से तरबतर उठ गया। सपना इतना साफ था कि वो याद बन गया। उसने अपनी माँ को फोन किया, लेकिन एक अनजान औरत ने फोन उठाया। जॉन ने फिर ट्राई किया, लेकिन वही हुआ। वो अपनी गर्लफ्रेंड समांथा से मिलने गया, लेकिन समांथा ने उसे पहचाना ही नहीं। जॉन को लगा शायद वो नाराज है। पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहाँ भी सब अजीब था। चीफ सैच, जो पहले उसका दोस्त था, अब जॉन पर रोब झाड़ रहा था। सैच ने एक केस की फाइल दिखाई। कुछ दिन पहले एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कंकाल मिला था, मैरी फिनाली का, नाइटिंगेल की पहली शिकार। सैच ने कहा, शर्म की बात है, नाइटिंगेल ने 30 साल पहले 10 मर्डर किए और पुलिस उसकी शक्ल तक नहीं जान पाई। जॉन चौंका, क्योंकि उसे पता था कि नाइटिंगेल ने सिर्फ 3 मर्डर किए थे। फाइल देखी तो उसका दिल बैठ गया। उसकी माँ जूलिया भी नाइटिंगेल के शिकार थी। जॉन घर पहुंचा तो देखा कि फैमिली फोटो से जूलिया गायब थी। उसे समझ आया कि फ्रैंक को बचाने की वजह से पास्ट बदल गया और प्रेजेंट में गड़बड़ हो गई। जॉन ने फ्रैंक से कांटेक्ट किया और बताया कि नाइटिंगेल ने उसकी माँ को मार दिया। फ्रैंक हैरान था। जॉन ने पूछा, डैड, क्या आपने कल कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं सोचा था? फ्रैंक ने बताया कि वो जूलिया से मिलने हॉस्पिटल गया था। जॉन समझ गया कि पक्का हॉस्पिटल में ही कुछ हुआ होगा। फ्रैंक बोला, जॉन, मैं जूलिया को लेकर कहीं दूर चला जाऊं जहां नाइटिंगेल ना पहुंचे। जॉन ने मना किया, बोला, डैड, माँ की जान तो बच जाएगी, लेकिन नाइटिंगेल ने और भी औरतों को मारा। हम उन्हें कैसे मरने दें? मुझे पता है कि उनका अगला शिकार कौन है। हम उसे रोक सकते हैं। जॉन ने उसे बताया कि उसकी अगली शिकार कैरी रेनॉल्ड्स है, जो कि एक बार में 7:30 बजे निकलेगी और 8 बजे उसकी लाश मिलेगी। फ्रैंक बार में पहुंचा। कैरी वहीं थी। वो लोग फ्रैंक को पहचान गए क्योंकि वो बच्ची की जान बचाने वाला हीरो था और ये खबर उसकी फोटो के साथ सभी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में आ गई थी। कैरी और उसके दोस्तों ने फ्रैंक को ड्रिंक ऑफर की, लेकिन फ्रैंक को नहीं पता था कि नाइटिंगेल उसी बार में था और उन्हें घूर रहा था। लेकिन ये क्या, नाइटिंगेल तो वही शख्स है जिसकी जान जूलिया ने हॉस्पिटल में बचाई थी, यानी जिसे वो नौसिखिया डॉक्टर इंजेक्शन देकर मारने जा रहा था। गलती से ही, लेकिन मारने जा रहा था। अब सारा मामला साफ हो गया। अगर फ्यूचर से जॉन पास्ट में दखल न देता तो फ्रैंक की मौत हो जाती। जूलिया को उसी वक्त फ्रैंक की मौत की खबर मिलती और वो हॉस्पिटल छोड़कर चली जाती। नौसिखिया डॉक्टर नाइटिंगेल को गलत दवाई दे देता और नाइटिंगेल मर जाता। लेकिन फ्रैंक के बचने से जूलिया हॉस्पिटल में रुकी, गलत दवाई रुकी और नाइटिंगेल जिंदा रहा और फिर उसने जूलिया समेत कई और मर्डर किए। लेकिन फ्रैंक ने उस रात कैरी को बचा लिया और फ्यूचर में कैरी की फाइल गायब हो गई। जॉन खुश था, लेकिन नाइटिंगेल की शक्ल अभी भी नहीं पता थी। अब जॉन ने फ्रैंक को उसकी अगली शिकार सीसी क्लार्क का नाम बताया। फ्रैंक बार में पहुंचा। रात 2 बजे तक उसका इंतजार किया। सीसी कपड़े चेंज करके ऊपर गई। फ्रैंक बाथरूम में ही था, तभी नाइटिंगेल ने उस पर हमला कर दिया। फ्रैंक को बेहोश करके उसने उसका ड्राइविंग लाइसेंस चुरा लिया। यहाँ फ्रैंक को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। जब फ्रैंक को होश आया, सीसी मर चुकी थी। फ्रैंक ने जॉन को बताया कि वो सीसी को नहीं बचा पाया और नाइटिंगेल ने उसका लाइसेंस भी चुरा लिया। अब नाइटिंगेल फ्रैंक, जूलिया और जॉन तक पहुंच सकता था। जॉन ने कहा, डैड, नाइटिंगेल ने आपका वॉलेट छुआ तो आपके वॉलेट पर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। अब आप एक काम कीजिए, वॉलेट को एक ऐसी जगह छुपाइए जहां 30 साल तक वो सुरक्षित रहे। फ्रैंक ने वॉलेट को एक लकड़ी के बक्से में छुपा दिया। यहाँ फ्यूचर में जॉन ने वही बक्सा खोला और वॉलेट उसी हालत में था। जॉन ने अपने डिटेक्टिव होने का फायदा उठाया और फिंगरप्रिंट्स चेक करवाए, जहां उसे पता चला कि नाइटिंगेल एक रिटायर्ड पुलिस वाला जैक शेपर्ड था। जॉन ने उसे ढूंढ निकाला। वो अब बूढ़ा हो चुका था। जॉन ने उससे बात की और इशारा दिया कि वो सब जानता है उसके बारे में। जॉन ने फ्रैंक को बताया कि नाइटिंगेल जैक शेपर्ड है। अब उसने अपने पिता से कहा, पब्लिक फोन से FBI को कॉल करो, उन्हें बताओ कि जैक ही किलर है और हर मर्डर के बाद वो नर्सों की एक ज्वेलरी को रख लेता है यादगार के तौर पर। लेकिन इससे पहले कि फ्रैंक कुछ कर पाता, चीफ सैच उसके घर आ पहुंचा। दरअसल सीसी के मर्डर के वक्त लोगों ने फ्रैंक को देखा था और जैक ने फ्रैंक का लाइसेंस लाश के पास छोड़ दिया। सैच को लगा फ्रैंक ही नाइटिंगेल है। उसने फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। धक्कम धक्की में फ्रेड का रेडियो भी टूट गया और 1999 में जॉन का रेडियो भी बंद हो गया। सैच ने फ्रैंक से पूछताछ शुरू की। फ्रैंक ने सारी बात बताई, लेकिन सैच को लगा कि वो बहाने बना रहा है। उसे उसकी फ्यूचर की बातें केवल मन घड़ंत बातें लग रही थी। तभी फ्रैंक ने सैच को उस बेसबॉल मैच का रिजल्ट बताया जो जॉन ने उसे पहले ही बता दिया था। सैच ने फिर भी यकीन नहीं किया। जूलिया फ्रैंक से मिलने आई, लेकिन सैच
उसे कैफे में ले गया और बोला कि उसका पति फ्रैंक एक किलर है। तभी जैक कस्टडी में आया और फ्रैंक पर बंदूक तान दी, लेकिन एक ऑफिसर के आने से वो रुक गया। फ्रेड ने कमरे के दरवाजे पर इलेक्ट्रिकल वायर को जोड़ दिया। जब जैक दोबारा आया तो उसे करंट लगा और वो बेहोश हो गया। अब फ्रैंक ने चालाकी दिखाई और जैक की वॉलेट से उसका एड्रेस ढूंढा, फायर अलार्म ऑन किया जिससे जेल में पानी भरने लगा और वो मौका पाकर कस्टडी से भाग गया। फ्रैंक जैक के घर पहुंचा और नर्सों की ज्वेलरी ढूंढ ली, लेकिन जैक भी वहीं था। फ्रेड भागा और जैक ने उसका पीछा किया। एक सीप के पास फ्रैंक ने जैक को पानी में खींचा और स्क्रू ड्राइवर से मार डाला। तभी सैच वहां पहुंच गया और उसने फ्रैंक को बताया कि हमें पता चल गया है कि वो पुलिस वाला ही नाइट एंगल है और हमें उसके खिलाफ सबूत मिल गए, इसीलिए तुम पर जो भी आरोप लगे थे तुम उसके भागीदार नहीं हो, तुम एक निर्दोष इंसान हो। फ्रैंक ने सिगरेट का पैकेट फेंक दिया ताकि भविष्य में कैंसर से वो ना मरे। उसने रेडियो ठीक किया और जॉन से बात की, लेकिन जॉन ने देखा कि उसकी माँ अभी भी फोटो से गायब थी। तब 1999 में जैक ने जॉन पर हमला किया। उसी वक्त पास्ट में जैक ने फ्रैंक को बेहोश कर जूलिया को मारने की कोशिश की। नन्ना जॉन कमरे में आया जिससे जैक का ध्यान भटक गया और जूलिया ने जैक के चेहरे पर नाखून मार दिया। भविष्य में जैक के चेहरे पर भी वही खरोच उभरी। पास्ट में जैक नन्हे जॉन को लेकर भागने लगा, लेकिन फ्रैंक ने बंदूक तान दी। जैक ने जॉन को ढाल बनाया। जूलिया ने जैक पर हमला किया और फ्रैंक ने गोली चला दी जिससे जैक का हाथ उड़ गया। 1999 में जैक का हाथ गायब होने लगा। पास्ट में जैक भाग निकला। तभी 1999 यानी प्रेजेंट में किसी ने जैक को गोली मार दी। वो फ्रैंक था जो अब भी जिंदा था। जूलिया भी जिंदा थी और जॉन का परिवार वापस मिल गया। समंथा भी लौट आई और उनकी शादी हो गई और फिर बाद में उन्हें एक बेटा हुआ। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है 21वीं शताब्दी में जब इंसान अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में उलझा था, तब अंतरिक्ष की गहराइयों से कुछ खतरनाक आंखें हमारी धरती को घूर रही थी। ये कोई आम दुश्मन नहीं थे, एलियंस जो हमें चींटियों की तरह कुचलने आए थे। कहानी है रे फेरियर की, एक लापरवाह बाप जो न्यू जर्सी में अपनी पुरानी गाड़ी और टूटी जिंदगी के साथ जी रहा था। लेकिन जब आसमान से नीली बिजलियां गिरी और जमीन से विशाल ट्राइपॉड मशीनें निकली जो इंसानों को राख में बदल रही थी, तब रे को अपने बच्चों को बचाने के लिए वो करना पड़ा जो उसने कभी नहीं सोचा था। क्या रे अपने बच्चों को इन बेरहम एलियंस से बचा पाएगा? क्या इंसानियत का कोई जवाब होगा इन ट्राइपॉड्स के सामने? भाई, ये कहानी है एक्शन, डर और उम्मीद की जो आपको स्क्रीन से चिपका देगी। अभी अपने सामने आ रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस कहानी को देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।